हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ CS अभिषेक ओझा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर। तो यह है हमारा अब पार्ट सेकंड, यानी कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने डिस्कस किए थे 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस। यहाँ पर डिस्कस करेंगे 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस। यह आपका एक टेस्ट है जिससे कि आपका पता लगेगा कि आपके इनकम टैक्स की प्रिपरेशन किस लेवल की हो रखी है। 21 देखिएगा, जो एम्प्लॉयर्स का नियोक्ता का जो कंट्रीब्यूशन होता है एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। अभी तो कौन सा था आपके लिए, सुपर एनुएशन फंड था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का नियोक्ता का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है। पहला कहता है कि सर ये एग्जेम्प्ट है टैक्स से। सेकंड कहता है कि यह 10% ऑफ सैलरी इज एम्प्लॉइज टैक्सेबल। थर्ड कहता है कि इज एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2/5 ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। और डी कहता है कि कुछ भी एग्जेम्प्ट वगैरह किसी भी लिमिट तक नहीं है, पूरी तरह से टैक्सेबल है। आपको यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है और इसका आंसर आपको देना है। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर यह एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स। यहीं पर आपको इसको रोकना है, आफ्टर दैट इसका आंसर देना है, फिर इस आंसर्स को आपको मेरे वाले आंसर से मैच करना है कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। देखिएगा, इफ द डोमेस्टिक सर्वेंट इज इंगेज्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड सैलरी इज पेड बाय हिम, मतलब कि जो डोमेस्टिक सर्वेंट है वो एम्प्लॉयर ने लगाया है और सैलरी भी उसको एम्प्लॉयर दे रहा है, यह किसके केस के अंदर परक्यूजिट्स माना जाता है। यह परक्यूजिट्स किस केस के अंदर माना जाता है। यह परक्यूलेट्स माना जाएगा केवल और केवल उन्हीं एम्प्लॉयज के केस में जो कि आपके लिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं। सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब हो या तो वो आपके डायरेक्टर है या फिर एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी 15,000, जिनकी सैलरी जो है वो 15,000 या उससे ज्यादा पर मंथ की सैलरी है। तो इससे इसको देखा जाए तो सारे के सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो आपके लिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आ ही जाते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर द, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। इनमें से सैलरी हेड के अंदर कौन सी चीज टैक्सेबल है। पहला देखिएगा, सैलरी रिसीव्ड बाय द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। यह जो होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आती है, सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होती है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता है। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। नेक्स्ट आता है फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन रिसीव्ड। नेक्स्ट आता है बोथ ए एंड बी। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए कमीशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ कंपनी। ये जो फैमिली पेंशन होती है ये भी अदर सोर्सेज की इनकम मानी है। यहाँ पर सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल ना होकर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जाती है, ये फैमिली पेंशन है। तो आंसर हो जाएगा बी, कमीशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय या डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। हु अमंग द फॉलोइंग इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। डायरेक्टर भी होता है, एक एम्प्लॉय की 15,000 की सैलरी, ए पर्सन हु इज ओनर ऑफ इक्विटी शेयर, इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो बोथ ए एंड बी विल बी द स्पेसिफाइड एम्प्लॉय फॉर द कंपनी। नेक्स्ट देखिएगा, rate of interest accruing to a particular employee by virtue of his employee contribution to recognize, rate of interest accrue to particular employee by virtue of his employer contribution to recognized। यहाँ पर जो इसका जो आंसर बताइएगा आप क्या रहेगा, 5,000, 12.5% ऑफ सैलरी और 20% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी। डी होगा आपके लिए, डी जो है वो सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूइंग टू ए पर्टिकुलर एम्प्लॉय ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड। ये है टोटल इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर जो 12.5% पर एनम जाता है। इन सच ए केस टोटल इंटरेस्ट एक्रू जो होता है वो टैक्सेबल है। टोटल इंटरेस्ट जो एक्रू होता है वो एग्जेम्प्ट है। ओनली 10% जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल है, ओनली 3% जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 12.5%, तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में तो वहां पर जो इंटरेस्ट होता है उससे रिलेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो 3% होता है इंटरेस्ट वो आपके लिए टैक्सेबल रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा डी।
स्टैच्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 16, इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंसेज, मैंने आपको बता रखा है कि जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेज होता है वो केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। कहता है इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कितनी लिमिट दे रखी है डिडक्शन की? सर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस के अंदर डिडक्शन नहीं मिलती है। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए नील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप 27th, taxable value of perquisites being sweat equity share allotted by the employer। एम्प्लॉयर जो स्वेट इक्विटी शेयर्स देता है उसकी जो परक्यूजिट्स की वैल्यू क्या मानी, परक्यूजिट्स की वैल्यू उसकी क्या मानी जाती है, आपको यहाँ पर बताना है। ए द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर इज ऑन द डेट व्हेन सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड बाय द एम्प्लॉय इज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट पेड, यानी कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें से आप माइनस कर दोगे वो अमाउंट जो कि एम्प्लॉय ने पे की है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एम्प्लॉय वेस्टेड टू द एम्प्लॉय इज रिड्यूस द अमाउंट पेड। द फेयर मार्केट वैल्यू, ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स एज ऑन द डेट व्हेन सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज, और नीचे है वेस्टेड। नेक्स्ट है फेयर मार्केट वैल्यू सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की फिक्स है मिल जाती है, नॉट टैक्सेबल होगा ही नहीं। राइट आंसर बताइएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर ए, एक्सरसाइज डेट को देखा जाता है कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या रही है। 28 क्वेश्चन पढ़िएगा, नेट एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस के अंदर जो हमने आपको बता रखा है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड जो प्रॉपर्टी होती है उस केस के अंदर एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की जो नेट एनुअल वैल्यू होती है वो नील मानी जाती है। वो कितनी मानी जाती है आपके लिए? नील मानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, one out of the following house property is not exempted, which is, इनमें से कौन सी हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट नहीं है? हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। हाउस प्रॉपर्टी जो लेट आउट होती है यह एग्जेम्प्ट नहीं होती है। लोकल अथॉरिटी वाली भी हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट होती है। 30 देखिएगा, ए हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, वो हाउस प्रॉपर्टी जो कि इंडिया के बाहर लोकेटेड है, यह किसके हैंड में टैक्सेबल होगी? आपके लिए यहाँ पर बताना है, यह टैक्सेबल होगी एक ऐसा पर्सन जो कि रेजिडेंट भी है, साथ में आपके लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है। राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए सी। नेक्स्ट देखिएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, 24A के अंदर जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वो कितनी होती है? वो 30% होती है, लेकिन 30% किसका? नेट एनुअल वैल्यू का, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का या एक्चुअल रेंट का? ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। 30% होगी आपके लिए वो नेट एनुअल वैल्यू की। इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, याद रखिएगा ये एग्जाम का सबसे चहेता क्वेश्चन है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है वो कितने के लिए अलाउ होता है? आप पहले चारों ऑप्शंस को पढ़िएगा, खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन को पॉज कीजिएगा, आफ्टर दैट मेरे आंसर को सुनिएगा और मैच कीजिएगा। ये जो होता है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर होता है, मतलब कि जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का जो इंटरेस्ट होता है, प्री एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है उसका जो डिडक्शन मिलती है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा, फॉलोइंग एसएससी कैन कंसीडर्ड ए हाउस प्रॉपर्टी एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, इनमें से कौन से एसएससी एक हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ट्रीट कर सकते हैं? 33 का आंसर आप दीजिएगा। यह जो होता है कि एक हाउस प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानकर उसकी नेट एनुअल वैल्यू नील कर सकते हो, ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के हाथों में ही होता है। फॉर द पर्पस ऑफ द क्लेमिंग हायर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B के अंदर दो डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट की, या तो 2 लाख रुपए मिलती है या फिर आपको मिलती है 30,000। तो हायर डिडक्शन के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पर ये 2 लाख रुपए की बात कर रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपने जो लोन लिया है, बताइएगा पहले आप अपना आंसर दीजिएगा। जो राइट आंसर है वो है कि आपने जो लोन लिया है वो 1/4/1999 या उसके बाद में लिया हो। 1/4/1999 को भी ले सकते हो या उसके बाद में भी ले सकते हो। तो देखो एग्जाम में इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। जो सबलेटिंग आपने समझे क्या? मैंने आपको फॉर एग्जाम, मेरे को सपोज करो कि किसी ने अपनी बिल्डिंग लेट आउट की है, रेंट पर दी है कोचिंग चलाने के लिए, मैंने उस कोचिंग का ही कुछ पार्ट
किसी दूसरे पर्सन को किराए पर दे दिया, लाइब्रेरी वाले को, और वहां से अब रुपए ले रहा हूं। तो अब किराएदार किराए की जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी आगे लेट आउट कर देता है, तो उसकी जो इनकम होती है दैट्स कॉल्ड सबलेटिंग, क्योंकि वहां पर मैं ओनर नहीं होता हूं उस प्रॉपर्टी का, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A इज नॉट अवेलेबल। 24A की जो डिडक्शन होती है वो कब अवेलेबल नहीं होती है? 24A की डिडक्शन तब अवेलेबल नहीं होती है जब आपकी या तो नेट एनुअल वैल्यू 0 हो जाए या नेट एनुअल वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाए। 37 में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन इज आर नॉट अलाउड इन केस ऑफ डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस। यहाँ पर कहता है कि अब देखो, मैंने आपको बता रखा है कि सर देखो 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है ना, सरकार कहती है कि सर आपके घर के अंदर रिपेयर होगा, आपका घर वेकेंट रहेगा, आपके घर के अंदर थोड़ा बहुत टूट फूट होगी, तो वो सब आप 30% के अंदर इंक्लूड कर लो, हम आपको फिक्स 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हैं, इसके अलावा आपको किसी भी तरह की डिडक्शन नहीं देंगे, तो और किसी भी तरह की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। 38 देखिएगा, which of the following is not allowed as a deduction for the computation of business income। जब आप बिजनेस इनकम को कंप्यूट करते हो तो उसमें से जब आप बिजनेस इनकम को कंप्यूट करते हो तो इसमें से किसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलती है? किसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलती? ए, लॉस इंकर्ड ड्यू टू थेफ्ट इन फैक्ट्री आफ्टर द वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स के बाद में चोरी होगी, ये चोरी चाहे रुपए की हो चाहे किसी की भी हो, आपको सर इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। एंटीसिपेटेड फ्यूचर इसकी डिडक्शन मिलेगी, किसकी डिडक्शन अलाउ नहीं है, ये क्वेश्चन है सर, है ना, तो उसकी डिडक्शन मिलेगी। एंटीसिपेटेड फ्यूचर, आप अनुमान लगा रहे हो कि यार फ्यूचर में लॉस हो सकता है और आप चाहते हो कि सर इसकी डिडक्शन ले लो, दैट्स नॉट पॉसिबल इन द बिजनेस हेड। नेक्स्ट देखिएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर इंकर्ड इन एवरी बिजनेस। व्हाट आर द एक्सपेंसेस दैट क्वालिफाई फॉर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। 35D के अंदर देखो, प्रीमियरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रीमियरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हर बिजनेस में इंकर होते हैं। व्हाट आर द एक्सपेंसेस दैट क्वालिफाई, इनमें से 35D के अंदर कौन से एक्सपेंसेस की डिडक्शन आपको मिल सकती है? ए, एक्सपेंसेस फॉर ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का एमओ या एओ हमने ड्राफ्ट किया उसके खर्चे हुए। पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑफ द ऑफिस रजिस्ट्रार, एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या ऑल ऑफ अबव। राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑल ऑफ अबव। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज क्या होते हैं सर? वो एक्सपेंसेज जो कि कंपनी के बनने से पहले के जो खर्चे होते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ए कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द फैमिली प्लानिंग, कंपनी फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए खर्चे कर रही है एम्प्लॉइज के बीच में, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना मिलता है? आपके लिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सर डिडक्शन ही नहीं मिलती है, सेकंड है सर 4 साल में डिडक्शन मिलती है, 1/5 का मतलब हुआ कि 5 सालों में डिडक्शन मिलती है, 4/5 तो 4 सालों में 4/5 तो होती है डिडक्शन अलाउ इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन 4 इयर्स आफ्टर द प्रीवियस ईयर। कहता है सर पूरी नहीं मिलती है, केवल 4/5 मिलती है। राइट आंसर दीजिएगा आप इसका राइट आंसर है सर 1/5 ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाता है, मतलब कि जितना आप खर्चा करते हो उसका 20% अलाउ हो जाता है प्रीवियस ईयर के अंदर। तो ये हमने डिस्कस किए 20 क्वेश्चंस। अगेन अगली सीरीज के अंदर हम 41 से लेकर 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल मिलाकर आपके आज 5 सेट आएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी इनकम टैक्स की जो प्रिपरेशन है वो किस तरह से चल रही है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। मैं हूं आपका दोस्त CS अभिषेक ओझा।